स्वागत है आप सभी का जनरल प्रैक्टिस की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की के ट्रीटमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें पेशेंट को किस तरह से कोप अप करना है और हम उसे कैसे और ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए, अगर कोई पेशेंट इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए आप किसी नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप इसके लिए मेरे साथ भी व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसके थ्रू आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बेहतर कंसल्टेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी ओपीडी में किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? जब कोई भी इंडिविजुअल इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन पिनाइल इरेक्शन सफिशिएंट फॉर सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल परफॉर्मेंस, मतलब जब कोई भी इंडिविजुअल, जब मान लीजिए कोई ये इंसान है, ठीक है, ये इतनी मात्रा में अपने लिंग के अंदर तनाव नहीं ला पाता है जिससे वो अपने पार्टनर को कोई सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करा सके, या इस इंडिविजुअल के अंदर मान लीजिए इरेक्शन तो आता है, मान लीजिए उसकी जो ये पिनाइल है इसके अंदर इरेक्शन तो आ रहा है, लेकिन वो उस इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाता है। इरेक्शन आया, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी होता है तो उसका इरेक्शन जो है वो लूज़ हो जाता है। तो ये क्या है? ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन होती है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि उसका कॉज क्या है, ठीक है। कॉज इसके कई सारे हो सकते हैं। कॉज यानी कि कारण, क्या कारण है? या साइकोजेनिक हो सकता है। साइकोजेनिक मतलब किसी इंडिविजुअल को, किसी पेशेंट को ये उसके मन में बैठ जाता है कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या मैं किसी महिला से या अपनी बीवी के साथ, अपने पार्टनर के साथ संभोग की क्रिया में इन्वॉल्व होऊंगा तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अपने मन में गलत अवधारणा बनाने से भी उसे कई बार इरेक्शन नहीं वो अचीव कर पाता है, लेकिन जब वो नॉर्मल होता है तो वो इरेक्शन मेंटेन कर पाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन में नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोजेनिक है। इसको हम अगर पेशेंट को सही तरह से उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसे सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि क्या समस्या आ रही है, आपको ऐसा होता है या नहीं, तो वो पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार बस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि आपकी जो वेन्स वगैरह हैं वहाँ पे कोई आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि किसी में लिपिड यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। आपका जो खून का बहाव है, ये जो खून की नलियाँ जो लिंग के अंदर जाती हैं, अगर इसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा ना तो आपको इरेक्शन मेंटेन नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि सारा जो लिंग है वो किसके थ्रू इरेक्ट होता है? वो होता है ब्लड के थ्रू। जब उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होगा तभी आपका जो इरेक्शन सस्टेन हो पाएगा। कुछ कई कारण होते हैं हार्मोनल, यानी कि कई लोगों में क्या होता है, अच्छी डाइट वगैरह ना लेने की वजह से उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डाउन हो जाता है, जिससे वो इरेक्शन अचीव नहीं कर पाते हैं। कई बार ड्रग इंड्यूस होता है, कुछ लोग बीपी की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई पे होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। साथ ही में डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है और पेशेंट की कॉमॉर्बिडिटीज़ और प्रेफरेंसेस क्या है, यानी कि पेशेंट क्या चीज़ को प्रेफर कर रहा है, क्या चीज़ को वो अफोर्ड कर सकता है, तो इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या जानना है कि उसका कॉज क्या है। कॉज के बाद दूसरा स्टेप हमें क्या है? दूसरा स्टेप है कि हमें आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइंग कॉज। मैं आपको बता चुका कॉज क्या करना है। अब मान लो उससे पूछना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, हाइपोगोनेडिज्म, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसी समस्या तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि वो कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो नहीं ले रहा है, ठीक है। साथ ही में SSRIs को तो यूज़ नहीं कर रहा है, हमें उसका अल्टरनेटिव उसे प्रोवाइड कराना है। साथ ही में लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, जैसे कि जो इंडिविजुअल स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अल्कोहल की वजह से भी जो अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं ना, उनमें भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही में जो मोटे लोग हैं, ओबेसिटी भी इसका एक कारण होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या क्या देखना है? सबसे पहले हमें उसका कॉज पता करना है कि वो साइकोजेनिक तो नहीं है। साइकोजेनिक है तो काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा। अगर हार्मोनल है तो हमें हार्मोनल थेरेपी, अगर कोई ड्रग इंड्यूस है तो वो ड्रग का अल्टरनेटिव है, उसे छुड़ा के वो ठीक हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बताना है कि रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स उसे वॉक करनी है, साथ ही में इतनी ही देर उसे रनिंग या जॉगिंग करनी है। हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है। कौन सी डाइट लेनी है? हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्ब डाइट उसको बताना है। साथ ही में क्या बताना है, वेट लॉस, अगर बहुत ज़्यादा ओबीज है तो उसे वज़न कम करने की सलाह देनी है। साथ ही में अल्कोहल लिमिट करना है, स्मोकिंग को
अवॉइड करना है भाई। स्मोकिंग ऐसे समझिए, स्मोकिंग अल्कोहल से भी बुरा है। साथ ही में स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप, अगर आप इतना भी करते हैं ना तो कम से कम 30 to 40 केसेस में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो 70% इससे ही ठीक हो जाता है, ठीक है। साथ ही में साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग, मतलब साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग क्या बताना है उसे कि आपको किस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, क्या आपको स्टेप लेने हैं, किस तरह से आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। इसके ऊपर देखिए बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक आपको डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। कपल काउंसलिंग, इम्प्रूव पार्टनर कम्युनिकेशन एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस एंजाइटी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मेल पार्टनर है, ठीक है, वो एकदम से सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी नहीं होता, उसके लिए जो फोर प्ले है या अदर एक्टिविटीज़ हैं बिफोर सेक्स से, वो चीज़ें में अगर प्रॉपर इन्वॉल्व होगा या उसकी जो महिला पार्टनर है उसमें अच्छे से वो इन्वॉल्व रहेगी, तब भी उसे इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो समझ गए आप इस बात को। साथ ही में अब आता है मेडिकेशन क्या रहेगी इसकी, यानी कि फार्माकोथेरेपी। क्या मेडिसन इसमें कॉमनली उपयोग की जाती है। देखिए इसमें कॉमनली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होता है PDE5 इनहिबिटर, ठीक है। इनका उपयोग है ना वो सबसे पहले हमें करना है अपने पेशेंट में। लेकिन कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है। आजकल क्या होता है कि कॉमनली बिना प्रिस्क्रिप्शन से धड़ल्ले से मार्केट में जो मेन फोर्स यानी कि सिलेडिनाफिल जो सॉल्ट है वो बिकता है। कितना बिकता है, अगर मान लीजिए कोई 22-23 साल का इंसान है, वो ये समस्या लेके कहीं मेडिकल पे डायरेक्ट बोलता है कि मुझे पावर की गोली चाहिए, तो पावर की गोली के नाम पे क्या मेडिकल वाला उसे कितने mg दे देता है, 100 mg, जबकि 100 mg की तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी। हो सकता है वो सिर्फ 10 mg की ही उसे उस टाइम पे ज़रूरत हो, लेकिन खा कितना रहा है, 100 mg। तो क्या रहेगा, थोड़े दिन बाद रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, फिर 100 mg काम नहीं करेगी, ठीक है। तो सही जानकारी आपकी डिजीज़, आपकी एज, सीवियरिटी के हिसाब से ही डॉक्टर डोज डिसाइड करता है। इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिलेडिनाफिल आपको देना है डोज। अब ये डोज कैसे डिसाइड होगी सिलेडिनाफिल की? सिलेडिनाफिल की डोज डिसाइड होगी, इनिशियल डोज आप सिलेडिनाफिल की 20 mg तक कर सकते हैं, ठीक है, 20 mg। अगर पेशेंट की एज और कम है तो अगर आप शुरू करें, जितनी लो डोज से शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार पेशेंट में लो डोज बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। अगर लो डोज से वर्क करेंगे तो आगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में टडालाफिल आता है, बर्डिनाफिल आता है और अवेनाफिल आता है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट सॉल्ट है वो है आज की ड्रग ऑफ चॉइस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, वो है टडालाफिल। टडालाफिल अगर किसी भी इंडिविजुअल को आप शुरुआती ऑनसेट है उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, तो आप टडालाफिल 2.5 mg, सिर्फ 2.5 mg देना है। कितना, 2.5 mg देना है सेक्सुअल इंटरकोर्स से कितनी देर पहले, 1 से 2 घंटे पहले, ठीक है। क्या देना है, टडालाफिल 2.5 mg सेक्सुअल इंटरकोर्स से 1 से 2 घंटे पहले, ठीक है। और इसका जो बॉडी में इफेक्ट रहता है ना वो भी लॉन्ग टर्म तक रहता है, यानी कि अगर आप सिलेडिनाफिल देंगे तो इंडिविजुअल खाएगा और 4 से 6 घंटे में ये बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना आपकी बॉडी के अंदर लगभग कितनी देर तक आपको इफेक्ट इसका रहता है, लगभग 36 घंटे तक इफेक्ट इसका रहता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल इससे ग्रस्त है तो आप उसे 2.5 mg जो है ना, अगर वीक में 2 बार भी खाने की सलाह देंगे ना, तो भी उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। वो अपना परफॉर्मेंस गेन कर पाएगा। उसे अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है तो वो उससे छुटकारा पाके आगे ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। डेली लो डोज ऑप्शन है ये। अवॉइड हाई फैट मील बिफोर, ठीक है। सिलेडिनाफिल से पहले हाई फैट को नहीं लेना है। साथ ही में जो वर्डिनाफिल है, अवेनाफिल है, ये भी मोर पोटेंट होते हैं, मोर पोटेंट देन सिलेडिनाफिल, लेकिन ये आजकल चॉइस ऑफ ड्रग नहीं है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट कई ज़्यादा होते हैं। अब PDE5 इनहिबिटर्स कौन से पेशेंट में नहीं देना है? देखो भाई, जो अंजाइना की समस्या है, जो हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, जो BP का पेशेंट है, उनको ये ड्रग्स हमें नहीं देने डायरेक्ट, क्योंकि इससे सीवियरिटी बढ़ सकती है और उससे समस्या हो सकती है, ठीक है। अब आपको, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो आपको ऑब्वियसली PDE5 का मैकेनिज्म क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इतना तो पता होगा ही, ठीक है। साथ ही में इसका बाद क्या है, हमने मान लो किसी कोई पेशेंट आया, हमने उसको दवाई दी, ठीक है। कुछ पेशेंट में इतना सीवियर PD होता है कि दवाई उन पे काम करना बंद कर जाती है, ठीक है। जब दवाई काम करना बंद कर जाती है तो हम साथ में उसे हार्मोनल थेरेपी का ऑप्शन देते हैं, यानी कि उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत कम है, तो हम उसे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखते हैं। अब इसकी डोज वगैरह जो है ना, जो हमारे एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जनरल प्रैक्टिस में हम यहाँ तक नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ मेडिकेशन तक ही रहेंगे। क्या हम बेहतर मेडिकेशन, क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं वहाँ पे। अगर इससे ऊपर सीवियर केसेस है कि उस पर मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो हमें एंड्रोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देना चाहिए, ठीक है।
साथ ही में इसमें कुछ लोकल जो है ना हमारे सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं कि मान लो जो जितनी ऊपर की थेरेपीज़ है वो काम नहीं की, तो उसके बाद क्या आता है, पिनाइल प्रोथियासिस, यानी कि पिनाइल इम्प्लांट इसमें करते हैं। इसमें पिनाइल इम्प्लांट भी दो तरह के होते हैं, एक मेलिएबल, यानी कि जो आपका जो लिंग है, लिंग के अंदर ये दो रॉड इस तरह से डाली जाती हैं, ठीक है, जो कि मेलिएबल, कुछ टेढ़े हो जाते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटेबल होते हैं कि उसमें एक छोटा सा रिजर्वायर होता है जिसको आप पंप करेंगे तो एकदम जो लिंग है दोबारा से इरेक्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये जो था हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन, साथ ही में इसमें आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी क्या है, उसका कॉज क्या है, इन सारी चीज़ों पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का क्या कॉज हो सकता है या कौन से बेहतर ड्रग हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। ऐसी मोर जनरल प्रैक्टिस वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।